तो सभी लोगों को नमस्कार। आज हम पार्लियामेंट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। उसके ऐसे क्वेश्चंस को और ऐसे टॉपिक्स को हम देखेंगे जिससे आपके सवाल इस साल के प्रीलिम्स में बनेंगे। थोड़ा क्लास क्रैश कोर्स टाइप होगी, तेजी से होगी, ताकि पूरा पार्लियामेंट चैप्टर हम कवर भी कर सकें और साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकें। तो कोशिश ये है कि 4 से 5 क्वेश्चन जो पार्लियामेंट के चैप्टर से आते हैं और वो आपकी रेंज में आ सके। क्लास बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्लास आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्लास आपको जरूर फायदा करेगी। इस क्लास को आप पूरी देखिएगा और मेरे साथ क्वेश्चन भी करने का ट्राई कीजिएगा। पूरा लक्ष्मीकांत में आपको पढ़ाऊंगा, लक्ष्मीकांत के थोड़ा सा आगे जाके बियॉन्ड में पढ़ाऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन जो आप तक अभी आपने देखे नहीं हैं उनको आप देखिएगा। और जो इस साल प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें हम लोग करेंगे। तो देखिए, स्वागत है आप सभी का। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस तरह से। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये ये इस तरह के 15-20 क्वेश्चन हैं जो आज हमें देखने हैं। राष्ट्रपति को संसद का सदस्य ना होने के बावजूद भी संसद का अभिन्न अंग क्यों माना जाता है? वाई द प्रेसिडेंट कंसिडर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट डिस्पाइट नॉट बीइंग द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? ये क्वेश्चन है। फिर इसका पूरा डिटेल हम देखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। थोड़ा यूपीएससी के स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। इसको देखेंगे भी और इसको इसके बीच में क्या वो है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, ये वाला क्वेश्चन भी हम देखेंगे। आप इसको देखने का क्या करिएगा, प्रयास कीजिएगा। उसके बाद ये बहुत बड़ा सवाल है जो डुअल मेंबरशिप होती है, उसको लेकर भी यूपीएससी सवाल पूछता है कि डुअल मेंबरशिप कैसे होती है, क्या होना चाहिए। इसको भी हम देखेंगे। अब ये बहुत सुंदर सवाल है, इसको भी हम देखेंगे। एक और एमसीक्यू है, ये देखिए। इन सब एमसीक्यू को हम देखने का सवाल करेंगे। ऐसे एमसीक्यू हैं इसमें जो शायद आपने मुश्किल से ही देखे होंगे। और ये लैप्स का है, ये सवाल पूछा भी गया था, इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अब आपको पार्लियामेंट का चैप्टर तो आप सभी लोग पढ़ते ही हैं, है ना। पार्लियामेंट का चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ते, लेकिन उसमें जो चीजें नहीं हैं उनको आप कैसे देखेंगे? तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले जब इस क्वेश्चन का रिवीजन आप करेंगे, किसका रिवीजन करेंगे? जब इसका रिवीजन आप लोग करेंगे तो सबसे पहले आपको एक जो सवाल इस समय पूछे जा रहे हैं वो क्या पूछे जा रहे हैं कि पहले तो ये बताओ भाई कि ये वाली बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि नहीं। और लक्ष्मीकांत की प्रॉब्लम ये है, बहुत अच्छे बुक है, कि ये सब जब वो चैप्टर पढ़ता है तो उसके पीछे की बात, उसमें ये बात पीछे दे रखी है, साथ साथ आर्टिकल्स में नहीं दे रखी है। और अभी यूपीएससी में आर्टिकल्स पर डायरेक्ट सवाल आते हैं घुमा के। जैसे मैं पूछूं आपसे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट, संसदीय सचिवालय, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है या नहीं? कौन बताएंगे? यस सर, नहीं दिया गया है। और कोई बताना चाहेंगे? यस सर। हाँ, बताइए।
सर नहीं दिए गए। बहुत सुंदर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे पार्लियामेंट है उनकी ओथ लेना, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है? यस सर। यस सर। ये दिया गया है। बहुत जी। सुंदर। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये बताइए कि जो एडजमेंट होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है या नहीं? स्थगन, हिंदी में स्थगन बोलते हैं। अब यानी थोड़ा, यस सर, दे रखा है। ठीक है, यानी यस। थोड़ा 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 अब हमें क्या आने लगा है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजिंग होने लगा है, जबकि हमने लक्ष्मीकांत कई बार पढ़ी है। तो सबसे पहले तो हमें सोर्स का पता होना चाहिए कि ये सोर्स कहां से है और क्या है। जैसा कि आपने, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा था वहां डायरेक्ट आर्टिकल लिखे हुए थे, प्रोसेस से लिखी हुई थी। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, उसी आर्टिकल पर हम पहले एक नजर दौड़ाते हैं, फिर आपको उससे आसानी होगी, है ना। आप आराम से देखिएगा, आपको बात समझ में आएगी। आर्टिकल्स को देखते हैं सबसे पहले। क्या देखते हैं? क्विकली आर्टिकल को देखते हैं। रिवीजन क्लास रहेगी इसलिए थोड़ा तेज तेज रहेगा, है ना। हाँ, तो ये कहता है, जो पार्लियामेंट का चैप्टर है इसमें जो आर्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? 79 से हो रहे हैं। 79 क्या कहता है? 79 बड़ी सीधी सी बात कहता है कि भाई पार्लियामेंट होगी एक, और पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट इसका पार्ट होंगे। अब ये डायरेक्ट लाइन लिखी है, घटक होंगे। क्या यहां मेंबर लिखा है? क्या यहां सदस्य लिखा है? इसका आंसर है नहीं। यहां पे क्या लिखा है? घटक लिखा है। और ये भी लिखा है भले ही वह इसके सदस्य ना हो। ये लाइन लिखी हुई है 79 पर। क्या हम इस तरह से इस आर्टिकल को पढ़ते हैं? इसका आंसर क्या है? नो। नो। अब आइए 80 में देखिए, 80 में क्या दे रखा है? क्या बताया है? कितने मेंबर्स होंगे? तो अगर मेंबर्स की संख्या बढ़ानी या घटानी है, इफ यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ राज्यसभा, तो आपको क्या लगेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा। ये तो समझ में आ ही रहा है। यस सर। जब कोई चीज किस में दे रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब उसको 368 में उसका क्या प्रोविजन है, 368 में वो किस तरह से लगेगा सिंपल मेजोरिटी, वो क्या अलग मुद्दा है। पर कॉन्स्टिट्यूशन में संख्या दे रखी है। क्या 80 का 3 क्लॉज में 12 मेंबर नॉमिनेट होंगे? ये भी दे रखा है। हाँ जी, दे रखा है। फिर देखिए क्लॉज 4 में ये भी दे रखा है कि जो राज्यों से लोग आएंगे, द इलेक्टेड पीपल जो आएंगे ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में आएंगे, यानी राज्यसभा में आएंगे। ये भी दे रखा है। आर्टिकल 81 में क्या दे रखा है? लोकसभा के बारे में दे रखा है, उसकी सीटों के बारे में दे रखा है। 82 में क्या दे रखा है? डिलिमिटेशन कमीशन, जो अभी बहुत चर्चा में है कि भाई क्या होगा, हर एक सेंसस के बाद परिसीमन होगा। अब 83 में क्या दे रखा है? टेन्योर दे रखा है, यानी टेन्योर मेंशन है। टेन्योर को अगर चेंज करना होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा। अब किसी ने यह बोला था कि क्या कि सेक्रेटरीट दे रखा है या नहीं, इसको लेकर हमारे बीच में क्या था? इशू था। आर्टिकल 98 सेक्रेटरीट होगा। दिखाई दे रहा है बच्चों?
सेक्रेटरिएट के बारे में? यस सर। यानी होगा। जो यूपीएससी में सवाल पूछा गया था, अब देखिए कोरम होगा या नहीं होगा। तो कोरम के बारे में भी क्या है, दिया हुआ है, आर्टिकल ध्यान दीजिए। दिए गए हैं। ओके। डबल मेंबरशिप के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है। अब नट्स में मैं क्या बता रहा हूं कि अगर आपको सिर्फ इतना ही आर्टिकल थोड़ा सा पता हो तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अच्छा, जैसे हमने कल एक सवाल दिया हुआ था, आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर है इसका, धन विधेयक। अब ये यहां लिखा हुआ है, पर अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसका जो चैप्टर में है वो ये लाइन नहीं लिखी है। लेकिन जो 2024 का क्वेश्चन बना था उसमें ये लिखा हुआ है डायरेक्ट। क्या आपको बात समझ में आई कि हमारी पहली स्टेटमेंट क्यों सही नहीं हो पा रही है और कैसे सही हो सकती है? जैसे 120 में क्या दे रखी है, लैंग्वेज ये दे रखी है। क्लियर हुई बात कि हमें यस सर। थोड़ा सा ये कौन कौन सा मुद्दा कहां कहां पर दे रखा है। अब किसी ने बोला था कि जी एडजमेंट यानी स्थगन किसमें मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अच्छा, देखते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं, एडजमेंट मोशंस आर नॉट डायरेक्टली मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस सोर्स इज, सबसे पहले एडजमेंट मोशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था, और अभी क्या है, रूल प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में ये दिया गया हुआ। आर्टिकल 85 समनिंग और प्रोरोगेशन के बारे में बात करता है, यानी बुलाने के बारे में और समाप्त करने के बारे में, लेकिन डेली एडजेक्शन के बारे में कोई बात नहीं। क्लियर हुई बात? यस सर। तो यूपीएससी अपना लेवल बढ़ा रहा है, हमें भी इसके साथ साथ अपना लेवल क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, तब आपके सारे सवाल बनेंगे। और आज की क्लास आपका लेवल इंक्रीज करेगी। आपने सारी पॉलिटी पढ़ी हुई है, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ी है, ये मुझे मालूम है। तो आइए अब चालू करते हैं। मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, साथ में उसका आर्टिकल पढ़ाऊंगा, साथ में उसका क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। क्या बात क्लियर हुई? यस सर। बहुत बढ़िया। बस आप ध्यान से सुनने का और क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, बात हमारी बच जाएगी। तो पूरा लक्ष्मीकांत का चैप्टर प्लस क्वेश्चन प्लस आर्टिकल, ये हमारा आज का उद्देश्य है। तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या दिया हुआ है, एक आर्टिकल दिया हुआ है। आर्टिकल का नाम है 79, जो क्या कहता है कि देयर विल बी अ पार्लियामेंट, जिसको लेके क्या कहता है, राज्यसभा होगी और लोकसभा होगी। देयर विल बी अ हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहली बात हमको पता चली कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और क्या नाम मेंशन है, काउंसिल ऑफ स्टेट। फिर भारतीय मॉडल वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, जिसमें पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के प्रति क्या रहती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है। इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, संसदीय व्यवस्था कहते हैं, और वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी इसको कहा जाता है। कहां मेंशन है, 5th पार्ट में मेंशन है। क्या हमारे आर्टिकल हैं, 79 टू 112, 79 से लेकर
122। फिर ये तो हो गया किसके बारे में, इसके बारे में। अब इसका आर्टिकल आपने देखा, 79 इसका आर्टिकल है। ये आर्टिकल आपका मेंशन है। आप चाहें तो अपनी बुक में ये आर्टिकल वहां पर मेंशन कर सकते हैं। नोट्स में आपको दूंगा, आराम से बैठ के बाद में छोटा सा लिख लेना उसके आगे कि ये 79 है। क्लियर हुई इतनी बात? बोलिए। यस सर। ठीक है, अब आर्टिकल 80 पर चलिए। आर्टिकल 80 क्या कहता है? आर्टिकल 80 बात करता है, क्या होगी? पार्लियामेंट होगी। ठीक है, अब इसके अंदर राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति इसका मेंबर है क्या? द आंसर इज नो। क्या है वो? आर्टिकल 79 पे ही है अभी। आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 ये बात कहता है कि वो मेंबर नहीं है। वो क्या है? एक वो महत्वपूर्ण पार्ट घटक है, है सर। एक पार्ट है। ये बात आपको याद रखनी है, क्या है? पार्ट है। अब सवाल आता है क्यों उसको पार्ट कहा जाता है? ऐसा वो क्या करता है कि उसको पार्ट कहा जाता है? तो बहुत सारे इसके प्रोविजन है कि भाई वो लेजिस्लेशन में काफी सारे काम करता है। जब तक वो अप्रूव ना कर दे, एसेंट ना दे दे, वो बिल पास ही नहीं माना जाएगा। वो क्या करता है? राष्ट्रपति ही सत्र को बुलाता है, सत्रावसान करता है और विकसित करता है। प्रेसिडेंट सम्मन प्रोरोगेट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। अब ये प्रीलिम्स का सवाल है, हु सम्मन प्रोरोगेट और डिसॉल्व? सोर्स कौन है? राष्ट्रपति है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया है? यस, इट इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन कि वो ये काम करेगा। इवन वो चौथा काम क्या करता है? चौथा काम वो ऑर्डिनेंस इशू करता है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? इसीलिए उसको कहा जाता है कि उसका लेना देना है किससे? पार्लियामेंट से। यहीं से पहला सवाल हमारा निकलता है। क्या निकलता है? पहला क्वेश्चन हमारा निकलता है जो क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति इंटीग्रल पार्ट क्यों माना जाता है? पहला, वो सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति को अभिन्न अंग इसलिए माना जाता है क्योंकि उसकी सहमति के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। द प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउस कैन नॉट बिकम द हाउस विदाउट हिज एसेंट। अब पूछ रहा है क्या दोनों जुड़े हुए हैं? तो जुड़े हुए तो नहीं है, पर दोनों इंडिविजुअली रूप से ठीक है ना? तीसरी स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे को जोड़ती नहीं। ये देखो, ये आर्टिकल्स हैं। 79 में प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। आर्टिकल 111 में 111 में लिखा हुआ है कि वो राष्ट्रपति अपनी सहमति देगा, रिटर्न करेगा, रिकंसिडरेशन के लिए करेगा। 85 में दे रखा है वो क्या करेगा? बुलाएगा, समाप्त करेगा, भंग करेगा। और आर्टिकल 87 में क्या दे रखा है? ये भी प्रीलिम्स में सवाल डायरेक्टली आ चुका है कि वो संबोधन कर देता है। जो स्पेशल एड्रेस करेगा, संबोधन करेगा, और जब नई बैठक होगी तो उसके अंदर पर ईयर करेगा, और जब पहली बार पार्लियामेंट लगेगी तब देखेगा। डेडलॉक दूर करने के लिए वो बुलाएगा, 108 में लिखा हुआ है। 123 में लिखा हुआ है अध्यादेश बनाएगा।
80 में लिखा है नॉमिनेट करेगा। ये क्या लिखा है, क्या है कि यूपीएससी फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट रखेंगे किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, जो उसको हाउस में रखवाएगा। क्लियर बात हुई कि उसको क्यों कहा जाता है, बोलो। यस ठीक है, तो जैसा अब यहीं से कितने सवाल बन सकते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्या बात क्लियर हुई, सिर्फ इन्हीं आर्टिकल से यूपीएससी बहुत सारे सवाल बना सकता है। चलो, कुछ ठीक लग रहा है अब। तो हमारे यहां हमने राष्ट्रपति, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन से ली है, ये बात हमको पता है। अब आइए 80 क्या कहता है। अब मैंने यहां मेंशन कर दिया है क्योंकि ये आपके उसमें नहीं है। 80 जो लक्ष्मीकांत में आपका दे रखा है, कंपोजिशन ऑफ द बोथ दी हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा, क्या इसका आर्टिकल है। आर्टिकल खटाखट देखते हैं। इसमें आर्टिकल 80 में बताया गया है कि अभी हमारी जो संख्या है वो कितनी होगी, 250 मैक्सिमम। 250 मैक्सिमम। बहुत सुंदर रोहित जी, आप बहुत सुंदर बच्चे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 80 काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करता है। क्या कहता है, 80 मेंबर होंगे, 12 मेंबर 4 कैटेगरी से भेजे जाएंगे, ये भी इसी में दिया गया है। ये भी दिया गया है कि वो मेंबर आएंगे कैसे, कैसे आएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट, ये भी इसमें मेंशन। लक्ष्मीकांत में देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। तो आर्टिकल में दिया गया है कि अधिकतम संख्या 250, जहां यूनियन टेरिटरी से 12, जहां पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 238 लोग, और 12 मेंबर कहां से आएंगे, नॉमिनेट होकर आएंगे। अभी कितने हैं, अभी हमारे पास 245 है, ये चेक कर लेना। अब इसमें सवाल उठता है कि कहां पर संख्या दे रखी है, और प्लस क्या यूटी से भी लोग आ सकते हैं, हां। तो 4th शेड्यूल में मेंशन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन लिखा है, जहां ये वर्ड को देखा करो, कहां मेंशन है, 4th शेड्यूल में मेंशन है कि कितनी सीटें कहां से आएंगी। क्या यूनियन टेरिटरी से भी सीटें आएंगी, हां। क्या लिखा है, आर्टिकल 80 का क्लॉज 2 में लिखा है, जहां पर भी असेंबली बनी है, जहां पर भी स्टेट असेंबली है, उसका रिप्रेजेंटेशन कहां होगा, राज्यसभा में। राज्य में। जहां पर भी विधानसभा है उसका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होगा। क्लियर हुई ये बात। यस सर। ये भी बोला गया है। अब यहां से ये निकलता है कि दिल्ली, पुडुचेरी और अभी जम्मू और कश्मीर में भी क्या है, असेंबली है। तो जहां पर भी असेंबली है उनकी बात को रखने के लिए राज्यसभा में क्या होना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्या कहता है, 82 का क्लॉज कहता है। ठीक है, फिर चुनाव की बात होती है कि चुनाव कैसे होगा, तो चुनाव का भी मेंशन है
क्या मेंशन है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राज्यसभा में ही चलता है, आप सब इसको जानते हैं। हमारे यहां सारी सीटों का बंटवारा कैसे है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन बेस। पॉपुलेशन। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग। अब सबसे ज्यादा किसकी है? यूपी की। सबसे कम किसकी है? त्रिपुरा से एक ही है, और भी कई स्टेट हैं जहां से केवल एक ही है। अब याद आपको क्या रखना है? याद ही आपको, अमेरिका में हर एक स्टेट का इक्वल है, हमारे यहाँ इक्वल नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब आओ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं, क्या है बच्चों? यूनियन टेरिटरी, यहां से भी सीटें आएंगी? हाँ, कहता है कि यूनियन टेरिटरी से भी सीटें आ सकती हैं। ये प्रोविजन करके उन्होंने छोड़ दिया। क्या? कि भाई यूनियन टेरिटरी से भी सीटें आ सकती हैं, लेकिन अभी यूनियन टेरिटरी कितनी है? 3, 8। जिसके अंदर अभी जो हाँ, राज्यसभा, यस सर, जो हाँ, राज्यसभा में है जिनका रिप्रेजेंटेटिव वो 3 ही है बस। ठीक है, तो वो 3 है। बाकी जगह हमने यूनियन टेरिटरी क्यों नहीं बनाई? बना के करेंगे क्या? पॉपुलेशन ही बहुत ही कम है। कम है। तो अब आपको समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन है कि आप क्या कर सकते हैं? यूटी से भी मेंबर रिप्रेजेंटेटिव ला सकते हैं हाँ, राज्यसभा में। अगर वहां पर क्वालिफाई पॉपुलेशन हाँ, क्वालिफाइड है और लेजिस्लेशन। लेजिस्लेचर है। क्लियर हो गया? ठीक। अब 80 का पॉइंट 3 में क्या कहता है? कि नॉमिनेटेड करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है 4 कैटेगरी के अंदर, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। इस पर आपको फोकस करना है। अब सवाल यह उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ऐसा क्यों कहा? कॉन्स्टिट्यूशन ने बच्चों ऐसा इसलिए कहा कि भाई गवर्नेंस चलाने के लिए कुछ ऐसे भी लोगों की जरूरत होनी चाहिए जो इलेक्शन ना जीत पाए, लेकिन उनके पास अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस है। तो क्या उन लोगों को उस तरह के लॉ बनाने या उन विचारों को आगे रखने की बात नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो हमने 4 कैटेगरी बनाई। कौन सी कैटेगरी? आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। और बोला आप राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा ऑन दी एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अब आओ, क्या सीनेट में ऐसा कोई प्रोविजन है यूएसके में? द आंसर इज नो। नो सर। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ये आपने आर्टिकल 81 देख लिया, 80 देख लिया, ये इसमें प्रोविजन भी आपने देख ली, क्लॉज बाय क्लॉज। आगे बढ़ते हैं, अब इसका कोई पीटी का सवाल उठाते हैं और उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आप देखिए, राज्य में के प्रतिनिधित्व में कौन सा गलत है? चौथी सूची के अनुसार राज्य के आधार पर आवंटित की जाती हैं सीटें, बिल्कुल ठीक बात है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्टेड असेंबली बाय इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, representatives are elected by elected and nominated member of legislature assembly। कहां से लोग आते हैं? स्टेट असेंबली से इलेक्ट होकर भी आते हैं और नॉमिनेट होकर भी आते हैं। कहां से? स्टेट से। इनका मतदान कैसे होता है? अनुपातिक। तो क्या नॉमिनेटेड मेंबर भी आते हैं स्टेट असेंबली से? इसका आंसर यस है या नो है? इसका आंसर है नो। नो। वहां से तो इलेक्टेड मेंबर ही आते हैं। ठीक है, गलत पूछा है तो सेकंड इसका आंसर होगा।
क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? दूसरी बात आपको याद ये रखनी है कि अमेरिका में जो अपर हाउस है सीनेटर, वहां डायरेक्टली लोग आते हैं। हमारे यहां राज्यसभा में कैसे मेंबर आते हैं? इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, यानी जनता के द्वारा चुने हुए जाते नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़िए, बहुत सुंदर तरीके से हम देखेंगे। अब आगे किसकी बात की गई है? आगे बात की गई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला आर्टिकल क्या कहता है? अगले आर्टिकल को आप देखिए। अगला आर्टिकल बात करता है लोकसभा की। क्या कहता है? वही जो आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ रखा है कि पॉपुलेशन के बेसिस पर सीटें अलॉट होंगी। और कैसा लिया जाएगा? कोशिश यह की जाएगी कि अलॉटमेंट इस तरह से हो कि सब जगह सीटें क्या हो, बराबर आ जाए, है ना? जिसकी पॉपुलेशन जैसी है उसके हिसाब से आ जाए। बहुत बढ़िया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लोकसभा में देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो कितने मेंबर? 152 मेंबर थे पहले। अब 2 मेंबर नॉमिनेट होकर आते थे। कौन से वाले? एंग्लो इंडियन, जिसको ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? अपडेट किया है मैंने, आप भी अपडेट कर लेना। 104 से 2 नॉमिनेटेड मेंबर जो प्रेसिडेंट के थे वो हटा दिए गए हैं। अब कितने हैं? 550। यस यहां पर ऑल यूटी से लोग आते हैं। क्यों? यहां हमने लोगों का रिप्रेजेंटेशन देना है। तो क्या चंडीगढ़ का भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा। लक्षद्वीप का भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ध्यान ये रखो, राज्यसभा के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व आता है। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व का मतलब क्या? स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं उसको राज्यसभा में रखा जाए। लेकिन जिसको देख ही सेंटर रहा है, चंडीगढ़ को सेंटर देख रहा है, लक्षद्वीप को सेंटर देख रहा है, तो क्या उसके इंटरेस्ट भी राज्यसभा में आने की जरूरत है? नहीं। लेकिन लोकसभा के अंदर जनता की डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन होता है कि लक्षद्वीप की भी आवाज आए, तो क्या वहां लोकसभा का मेंबर आएगा? यस सर, यूटी का। क्योंकि वो लोकसभा को बना, डिजाइन ही ऐसे किया गया है, इसीलिए जनप्रतिनिधि 20 हैं और सारी यूटी से आते हैं, 8 यूटी से। क्या आपको कॉन्सेप्ट पर पकड़ मिली? क्या लॉजिक है इसके पीछे? ठीक, यस सर। ठीक है। तो अभी हमारे यहां 555 मेंबर हैं। अभी शायद 3 कम भी, 2 कम भी हो गए हों इसमें। 543 होंगे क्योंकि 2 नॉमिनेटेड मेंबर नहीं। लेकिन लोकसभा की संरचना को भी अगर कम या ज्यादा करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? अमेंडमेंट। अब बात, इतनी बात आपको समझ में आ रही। अब इस पर भी हम देख सकते हैं। अब आइए, लोकसभा की संरचना हमने देख ली। राज्यों का शत प्रतिनिधित्व आता है, हाँ जी, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन आता है। अब उम्र कि किसकी क्या उम्र होगी, इसके लिए पार्लियामेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किस पर छोड़ दिया?
कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि भाई उम्र जो इससे रिलेटेड प्रोविजन होंगे उसको अधिकार किसका है, किसका अधिकार है? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट को ये अधिकार है। तो अभी 61 अमेंडमेंट से क्या एज हो गई है बेटा? 18। ओके, अब आओ संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व, यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशंस तो सबका है, और इसके तहत ये देखो अधिकार भी दिया है। 65 में ये कानून भी बनाया था, क्या? यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1865। इसमें पार्लियामेंट को ये अधिकार दे दिया गया था कि आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इस एक्ट के तहत लोकसभा के जो यूटी के अंदर सदस्य हैं वो कैसे आते हैं? डायरेक्टली चुनकर। क्या बात समझ में आई? यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोल दिया था कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी कि किस विधि से चुनकर आने हैं, और उन्होंने एक्ट बना दिया और उसके हिसाब से क्या बोल दिया कि यूटी से लोग आएंगे डायरेक्ट। संख्या तो किसने डिसाइड की थी? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन प्रोसीजर किस किस पर छोड़ दिया? पार्लियामेंट पे। ठीक है, बहुत सुंदर। अब नॉमिनेटेड ये खत्म हो गया है, बस आपको क्या याद रखना है? 104 अमेंडमेंट एक्ट। क्या बात समझ में आई? यस सर। अब ये एक्ट आपके लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया है, आर्टिकल 82। ये क्या बताता है भाई? पूरे देश को किसमें बांटा जाएगा? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में। हाँ, बांटा जाएगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है। कितने प्रोविजन है? आपको जब आप लक्ष्मीकांत में हाईलाइट कर रहे हो तो आपको जहां कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसको क्या करना पड़ेगा? हाईलाइट करना पड़ेगा। क्या बोला जी? कि भाई बराबर हो जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक लोकसभा की सीट, क्या हो? बराबर हो। अगर बराबर ना कर पाए, कोशिश करना बराबर करना, लेकिन जहां 60 लाख से कम जनसंख्या, प्रीलिम्स का सवाल है, वहां पर यह प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल आएगा। यानी वो कहना क्या चाह रहा है? वो सिंपली कहना ये चाह रहा है कि भाई आप ये देखना कि सिक्किम में जो सीट पॉपुलेशन पर आए उतनी ही त्रिपुरा में आए, उतनी ही J&K में आए, उतनी ही यूपी में आए। लेकिन अगर आपकी संख्या 60 लाख से कम है तो फिर इस पॉपुलेशन के लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्या बात क्लियर हुई? बोलिए यस या नो। क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। एकदम क्लियर हो गई। लेकिन इस फैक्ट पर हम ध्यान नहीं देते और आजकल इसी फैक्ट पर सवाल पूछता है, और वहां जाके हमारा कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल हमारा सवाल होगा। बस आप उसको थोड़ा नजर गड़ाते हुए चलिएगा। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा कि भाई एक जैसा हो, है ना? इस तरह से बांटी जाए सीटों का इलेक्शन, जो क्या हो? एक जैसा हो। ये तो हो गया नंबर, एलोकेशन। ये क्या हो गया? टेरिटरी, यानी क्षेत्र का विभाजन भी कैसा हो? सीटों का विभाजन और क्षेत्र का विभाजन बराबर होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, है ना? इससे क्या फायदा होगा? राज्यों के बीच में यूनिफॉर्मिटी आएगी। ये नहीं कि किसी की सीटें ज्यादा हो रही हैं, किसी की कम हो रही हैं। एक यूनिफॉर्म पैटर्न बना दिया कि भाई इतने नंबर पर आपको एक सीट निकालनी है। तो दिल्ली की पॉपुलेशन ज्यादा है तो सीटें ज्यादा निकलेंगी, सिक्किम की पॉपुलेशन कम है तो कम निकलेंगी। लेकिन यथासंभव हो
राज्यों के बीच में क्या जाएगी, यूनिफॉर्मिटी। यूपी ये नहीं कहेगा कि मुझे कम सीटें दी हैं, क्या कहेंगे हम उसको कि भाई जितनी तेरी पॉपुलेशन थी, कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉपुलेशन को बेसिस माना है, तुझे दे दी। सिक्किम रोएगा नहीं, क्यों इस बेस पे कि भाई? हमारा पॉपुलेशन। तो बेसिस ठीक है, क्योंकि हमारा बेसिस क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। क्लियर हुई ये बात? यस सर। फिर हमने क्या कहा, 82 में ही हमने लिख दिया कि सेंसस होंगे। 82 ही चल रहा है ये एक्ट, हाँ 82 ही चल रहा है। 82 में ही हमने ये लिख दिया कि भाई अब सीटों का आधार पॉपुलेशन है, तो हम क्या करेंगे, जब भी सेंसस होगा तो हम उसी के हिसाब से सीटों का भी एडजस्टमेंट करेंगे और टेरिटरीज का भी क्या करेंगे, शफलिंग करेंगे। और इसके लिए क्या बोला गया, पार्लियामेंट एक कमीशन बनाएगा जो बहुत चर्चा में है, डीलिमिटेशन कमीशन। कितनी बार बन चुका है, कितनी और बार टाइम बन चुका है बच्चों? 4 बार। चार बार। 4 बार सर। 4 बार। 4 बार बन, ठीक है। ये देखो, और अभी ये किसके आधार पर सीटें हमारी एलोकेट करता है, कौन से सेंसस के 2001 आधार पर, किसके आधार पर? 2001 का जो पॉपुलेशन एक्ट। 2001 में हमने ये बोला, क्या बोला, क्या 84 में ये बोला कि जो हमारा आधार है, क्या 87 अमेंडमेंट एक्ट, यही एक्ट आखिरी है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसी से डीलिमिटेशन कमीशन बना है। और ये क्या कह रहा है कि हमने जनगणना का आधार 2001 ले लिया। सीटें आज जो आपको दिखाई दे रही है 550, उसका आधार क्या है, किसकी पॉपुलेशन, 2001 की पॉपुलेशन। क्या बात समझ में आया? और हमने ये बोला 25 साल के लिए ये सीटें क्या रहेंगी, फिक्स। उसके बाद जो 2021 का सेंसस होगा उसके हिसाब से हम फिर दोबारा देखेंगे कि क्या करना है, जो कि अभी चर्चा में चल रहा है कि इस साल सीटें क्या होंगी, बढ़ेंगी या घटेंगी। बढ़ने की बात निकलकर सामने आएगी, क्योंकि पहले सेंसस होगा और सेंसस होने के बाद बढ़ेंगे। अब ये बात आपको समझ में आई कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, डीलिमिटेशन कमीशन है, अमेंडमेंट होता है। 2001 87 अमेंडमेंट के हिसाब से सेंसस हो रहा है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? ये देखो, यस सर। 84 है कि 87 है, दो अलग अलग एक्ट दिए हुए हैं। 87वां यहाँ दिया है। सर 84 है। 84 है ना, तो कुछ 2001 में 84 है और 2000 उसमें 2003 में 87 में। 87। ये तो हो गया सेंसस। और ये क्या हो गया, एक सेकंड दीजिएगा। देखिए देखिए 84 में क्या कहा था, 84 में सिंपली सी ये बात की थी कि हम अगला जो कदम है वो कब उठाएंगे, 2026 में। ठीक है, क्या बात समझ में आई? तब तक हम अपनी Yes, सीटों sir. को फिक्स रखते हैं, किसी भी राज्य की बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। लेकिन अभी हमारे सीटों का जो एलोकेशन है उसका आधार क्या होगा, इन्होंने बोला हमारा सीटों का
2001 आधार की जनगणना। होगा कौन सा? 2001। नहीं, 91। चौरासी में बोला कितना कि हम 26 के बाद कुछ करेंगे सीटों को बढ़ाने का काम। 1991। ठीक है, लेकिन अभी हम किस आधार पर सीटों को रीऑर्गेनाइज करेंगे? 1991। फिर इन्हें क्या लगा 87 में कि यार 91 का डेटा तो कैसा है, पीछा है, पुराना है बहुत। पुराना है। अब हम 2003 में आ चुके हैं और हमारे पास कौन सा डेटा अवेलेबल है? 2001 का। एक का। ठीक है, तो हम जो यूज करेंगे वो किसको यूज करेंगे? 2001 को। तो समझ में आया, 84 में 91 को बात। 1990 के डेटा को यूज करने की बात थी और Yes. 87 में अमेंडमेंट 2001 में एक कर दिया गया। सीटों को तो क्या कर दिया हमने? फिक्स। Yes, sir, fix। लेकिन जो टेरिटरी है उसका रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, इसको हमने क्या कर दिया? इसका आधार हमने क्या बना दिया? 2001। क्या ये बात क्लियर हुई बेटी? 2003 में ये एक्ट आया था ना, तो तब तक किसका डेटा अवेलेबल हो गया था? 2001 का। तो अभी 2001 का हमारे पास डेटा है। ये देखो कि संख्या हम बदल नहीं रहे, संख्या हमारी फिक्स है, लेकिन जो हम टेरिटरी को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं। वो कौन से डेटा के आधार पर करते हैं? 2001 के सेंसस के आधार पर। क्या बात क्लियर हुई? बोलो। Yes, sir। इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 3 के बाद आर्टिकल, अब 84 है, लेकिन इससे पहले देखो हमारे यहां आपको पता ही है SC ST को रिजर्वेशन दिया जाता है। यस या नो? रिजर्वेशन किस आधार पर दिया जाता है? क्या कोई रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल आधार है? हाँ, आर्टिकल शायद 334 हो, जहां पर ये लिख 330। 330, 334 ऐसे कुछ आर्टिकल होंगे, एक बार चेक करता हूं। रिजर्वेशन के लिए 330 या 331 के आसपास हाँ सर। 300 हमारे यहां पर आर्टिकल दिया ही है। यस सर। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 330 है। कितना है? 330 कहां है? देखिए ये है 18th लोकसभा, 543 सीटें, और इसमें SC ST के लिए रिजर्वेशन है ना, 84 शेड्यूल कास्ट के लिए, 87, 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए, प्लस 104वें अमेंडमेंट से 104 अजर्वेशन से उनको निकाल दिया गया। 330 आर्टिकल है। क्या बात समझ में आई? बोलिए। Yes, sir। तो टोटल SC ST को रिजर्वेशन 543 में से 131 सीट है। कौन सा आर्टिकल है? 330। क्या बात समझ में आई? सेंसस का आधार क्या है? 102 2001 के सेंसस का आधार है। क्लियर हुई बात? और Yes, sir। 104 से हटा दिया गया है। बहुत बढ़िया।
अब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आपका प्रीलिम्स निकले ही निकले। तो ये आर्टिकल हो गया 330। तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ही SC ST के लिए प्रोविजन किए गए थे, जिसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। और अभी जो बढ़ाया है वो कौन से एक्ट के थ्रू बढ़ाया है, बोलो। ये खत्म हो गया था ना 2020, तो अभी इन्होंने रिजर्वेशन को बढ़ाया है। ये देखिए, इसी को तो हमने पढ़ा है। कौन से एक्ट से? 104 से। कब तक के लिए बढ़ा दिया? 2030 तक के। क्योंकि हमारे यहां कब तक का प्रोविजन दिया गया है, लक्ष्मीकांत, जो अपडेटेड आई होगी उसमें दिया होगा 10 इयर्स के लिए इंक्रीज करते हैं ना। यस सर। और कौन से किया? 104 अमेंडमेंट एक्ट। इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। क्या बात समझ में आई? रिजर्वेशन के बेसिस आपको समझ में आ गए? यस सर। ओके। और आपको ये पता है, ये तो पता ही है कि नॉर्मल सीट पर भी SC लड़ सकता है ना? यस सर। ठीक, ये देखिए, इनको भी क्या कर, किस सेंसस के आधार पर है? 2001। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब इससे रिलेटेड कुछ नहीं। अब आगे हम चलेंगे आर्टिकल कितने पर? 82 and 83। 82 हो गया। अब 83 पर चलें। यस सर, चल सकते हैं। ठीक। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दी फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। यूपीएससी ने, इससे अधिकतर बच्चे इस टॉपिक को पढ़ते नहीं, पर इससे यूपीएससी सवाल निकालता है। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम क्या होता है भाई? हमारे यहां दो तरह के इलेक्शन में सिस्टम होते हैं। बहुत क्विकली रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम क्या होता है? जो भाई सबसे ज्यादा वोट लाएगा वो जीतेगा। हमारे यहाँ MP में है, ये MLA में है और पंचायत में भी है। किसमें? पंचायत का जो लोअर लेवल, ऑल 3 लेवल्स पर यही सिस्टम है। ठीक है सर, ये लोअर लेवल पे निचले सदन के लिए है, जी। लोकसभा लोकसभा में में, लाया जाता है, लोकसभा में ये है ना? लेकिन राज्यसभा में नहीं है। हाँ, लेकिन राज्यसभा में ये सिस्टम नहीं है ना? क्यों? प्रॉब्लम क्या है इसकी? क्योंकि जिसको कम वोट मिले हैं उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो दूसरा सिस्टम आता है कि भाई जहां पर मल्टी लिंगुअल, मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके। इसके लिए दूसरा सिस्टम क्या है? दूसरा सिस्टम है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है? इसमें या तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा या फिर लिस्ट सिस्टम होगा। दो तरह की बात होती है इसमें। भारत में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए और स्टेट काउंसिल के लिए और राज्यसभा के लिए ये सिस्टम है। तो भारत में दोनों ही सिस्टम है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है। हमने लोकसभा में नहीं, इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि लोगों को समझ नहीं आएगा ये सिस्टम, है ना? बट हमारे यहां ये है। अब यूपीएससी इससे सवाल निकाल सकता है। एक सवाल तो वो ये निकाल सकता है कि ये बताओ कि कौन कौन सा सिस्टम कौन कौन सी जगह है और दोनों में क्या अंतर है।
तो आपको याद रखना है, जहां पर हमें माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन देना है या एक ही सीट पे दो व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन देना है, वहां हम कौन सा सिस्टम लेकर आते हैं? प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। ये इंक्लूसिविटी को बढ़ाता है। जैसे जर्मनी, कई देशों, यूरोप के कुछ देशों में है कि एक ही सीट पर दो आदमी लड़ेंगे, एक महिलाओं का रिप्रेजेंटेटिव या किसी माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव और एक जर्नल। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, और लोगों को उससे क्या मिलती है? उससे लोगों को हेल्प मिलती है। क्या ये बात समझ में आई? तो यस सर। हाँ, पर उलझा हुआ सिस्टम है, हमने इसलिए वो नहीं लिया। कैसा सिस्टम है? उलझा हुआ। ये देखो, इसी सिस्टम में है। यहां सिंगल मेंबर जीतता है, एक एक व्यक्ति जीतेगा, यहां कई सदस्य जीत सकते हैं। यहां सबसे अधिक वोट वाला जीतेगा, पोलैरिटी सिस्टम। यहां पर कोटा, जिसको कोटा मिल गया वो जीत जाएगा। यहां प्रोपोर्शनेटी, मतलब जिस आधार में जिनका रिप्रेजेंटेशन है उतनी सीटें मिल जाएंगी, यहां नहीं मिलेंगी। उदाहरण लो, जैसे भारत में माइनॉरिटी है कितनी? मुस्लिम आबादी है 17%, पर क्या उनकी 17% सीटें हैं? इसका आंसर है नो। क्यों नहीं है? अगर लिस्ट सिस्टम होता, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता, तो उनकी क्या होती? सीटें उतनी होती। यस या नो? Yes, sir. या Yes, कोई sir. प्रोविजन बनाया जाता कि इन सीटों पर कम से कम दो व्यक्ति लड़ेंगे, एक जनरल लड़ेगा और एक माइनॉरिटी का लड़ेगा, तो उनकी आवाज वो उठा देता। तो वो सिस्टम को इंक्लूसिविटी के हिसाब से क्या माना जाता है? बेटर माना जाता है। क्या बात समझ में आई? बोलो। Yes, sir. इतनी बात हमको समझ में आ रही है। इसको रिलेटेड एक क्वेश्चन में देखता हूं, अगर मुझे समझ में आ जाए तो। पर हमने नहीं लिया। हाँ, ये हमने ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब आइए राज्यसभा की अवधि। अब राज्यसभा की अवधि कितनी होगी, ये कहां लिखा है? आर्टिकल 83 ये क्या कहता है? ये कहता है पहली बार राज्यसभा बनी थी 1954 में, और ये एक परमानेंट बॉडी है। ये यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है। इसका कभी डिसोल्यूशन नहीं होता, प्रीलिम्स। इसके लोग रिटायर करते हैं। क्या बात समझ में आई? लोग रिटायर उस साल करते हैं, और वो लोग कितनी बार इलेक्शन लड़ सकते हैं या नॉमिनेटेड हो सकते हैं। तो ये आर्टिकल दिया हुआ है बच्चों, ये देखो, पहली लाइन ही लिखी हुई है कि राज्यसभा विल बी अ परमानेंट बॉडी। Permanent पता body. नहीं ये कितनी बार सवाल पूछा गया है कि राज्यसभा कैसी बॉडी है? परमानेंट बॉडी है। ये आप देखिए,
6 ईयर टेन्योर है। अब यही मेंशन है राज्यसभा के बारे में भी, क्या कि इट विल बी इसका डिसोल्यूशन होगा, इसकी डेट है कि 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन कब से वो डेट का अप होगा? जब लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होगी, इलेक्शन के बाद से नहीं। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। यस Yes, सर sir. फिल्म्स का ये सवाल है, तो दोनों का दे रखा है। ठीक है, अब आओ, ये लिखकर बात छोड़ दी, लेकिन इसकी डिटेलिंग के लिए कौन सा एक्ट बना है? तो राज्यसभा में परमानेंट बॉडी बोला था, लेकिन 6 साल होगा, ये ऐड किया कहां से बेटा? आरपीए एक्ट से। हाँ, 6 साल यहां से हमने एक्ट किया। लोकसभा का टेन्योर किसमें दे रखा है? 83। कब तक चलेगी? पहली बैठक से 5 साल। हाँ, ये आपको याद रखना है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया है। ठीक है, अब आओ, फिल्म्स का सवाल है ये, क्या उससे पहले भी राष्ट्रपति इसको डिसॉल्व कर सकता है? तो इसका आंसर है यस। पीएम को जब ये लगता है तो कभी भी एडवाइस कर सकता है कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। कई बार 6-6 महीने पहले डिसॉल्व की गई है। यस सर। क्या बात समझ में आई? लेकिन Yes, वो sir. अपने आप नहीं कर सकता। अपने आप Conditions क्या होती है। कंडीशन है? अपने आप कंडीशन है कि मेजॉरिटी लूज कर गई हो और कोई गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में ना हो। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। एड एंड एडवाइस किसकी पे करेगा? और इसमें ये भी लिखा है, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन दी कोर्ट। अब आओ, इसी में ये सर जी, लिखा है, प्रधानमंत्री डेथ कर जाए, हाँ प्रधानमंत्री डेथ कर जाए तब भी हो जाएगा? बेटा, प्राइम मिनिस्टर डेथ कर जाए तो लोकसभा डिसॉल्व नहीं होती है, एग्जीक्यूटिव डिसॉल्व होती है। अच्छा। वो 272 का नंबर लाके किसी और को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यस सर। और अगर उसका कोई वो नहीं है, जो पार्टी पावर में है, क्लियर कट नेता नहीं है, तो अपॉइंट खुद ही कर देता है। कौन? प्रेसिडेंट। ज्ञानी जैन सिंह ने राजीव गांधी को अपॉइंट कर दिया था या डिसॉल्व कर दी थी? नियुक्त कर दिया। यस सर। तो आप डिफरेंस समझिए, एग्जीक्यूटिव का डिसॉल्व होने में और लोकसभा के डिसॉल्व होने में क्या होता है? यस सर, डिफरेंट। अंतर। कार्यपालिका के होने में और इसमें अंतर है। अब आओ, इसी में यह भी लिखा गया है कि एक बार अगर इमरजेंसी लग रही हो तो एक बार बढ़ाई जा सकती है और अनंत काल तक बढ़ाई जा सकती है, इंफिनिटी तक। लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हो तो 6 महीने में इलेक्शन करानी होंगे। अब आइए, 84 क्या कहता है? 84 ये कहता है कि कौन पार्लियामेंट में का सदस्य होगा। कौन बन सकता है पार्लियामेंट का सदस्य? उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिखा है, ये देखो 84, नागरिक हो, शपथ ले, शपथ के लिए 3rd शेड्यूल है, और उम्र इतना काम किसने किया हुआ है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल रखा है। क्या शपथ लेनी होगी जी उसको? ओथ लेनी होगी। क्या ओथ लेनी पड़ेगी? कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा, सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेगा, संप्रभुता को मानेगा। उम्र भी डिसाइड की है कि भाई जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए 18 साल की उम्र नहीं होनी चाहिए, कम से कम मैच्योर होना चाहिए। यस या नो? यस और सर। अगर राज्यों की बात कर रहा है तो और भी मैच्योर होना चाहिए। मैच्योरिटी के कॉन्सेप्ट हैं, है ना, कम से कम इतनी हो। और फिर उन्होंने एक लाइन लिख के छोड़ दी कि बाकी की क्वालिफिकेशन कौन बता देगा? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने आरपीए एक्ट बनाया और क्वालिफिकेशन बनाई। अब आपको याद क्या रखना है? ये 3 क्वालिफिकेशन, एज की क्वालिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन और ओथ की ये किसमें मेंशन है?
4 में ही Constitution. मेंशन। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. फिर आया 85 ओ आरपी एक्ट। आरपी एक्ट ने बताया, बाकी हम बताएंगे। उसने क्या बताया कि भाई अगर आपको राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है तो क्या होना चाहिए, कहीं से भी लड़ सकते हो। 2003 में ये बोल दिया, उससे पहले उसी स्टेट में होना चाहिए ऐसा बोला था। अभी कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है, ठीक है। इवन लोकसभा में भी कहीं से भी लड़ सकता है। ये पॉइंट बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या वो कहीं से भी लड़ सकता है। हाँ, ये देखो, लोअर हाउस में भी उस स्टेट से या उस जगह का वोटर होना आवश्यक नहीं है। क्या बात समझ में आई? यस सर। किसके लिए आवश्यक है? एमएलए के लिए। इस पॉइंट को आप समझेंगे कि एमपी में उस स्टेट का होना लोकसभा और राज्यसभा के लिए आवश्यक नहीं है। यस सर। पर वो ले लेते हैं, वो बात और है, पर आवश्यक नहीं है। एमएलए में आवश्यक है। क्या बात समझ में आई? बोलो। यस सर। Yes, sir. एमपी एमपी में Yes. आवश्यक नहीं है, एमएलए में आवश्यक है। उसी निर्वाचन क्षेत्र का वो मतलब पंजीकृत होना। हाँ, एससी एसटी भी कोई भी कहीं से भी इलेक्शन लग सकता है। यस सर। और एमएलए एमएलए में अभी ओझा साहब का एक केस आया था। क्या आया था? तो ये देखिए जी, अगर आपको एमएलए बनना है तो आपका रजिस्टर वोटर होना चाहिए उसी स्टेट में। क्या वर्ड आ रहा है? उसी स्टेट में। अगर आप किसी और स्टेट में मतदाता हैं, वोटर हैं, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन लोकसभा में ऐसी कोई नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? और अगर आप एमएलए बनकर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, एससी एससी की कैटेगरी में है, तो भी उसी स्टेट में आप होने चाहिए। मैंने आपको दिखा दिया, समझा दिया। क्या बात समझ में आ गई? Yes, यस sir. सर। थैंक यू सर। तो एमपी के लिए केस है कुलदीप नायर का, ठीक है। ये कह रहा है एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन की सीट लड़नी है। कहां पर? स्टेट असेंबली। तो स्टेट असेंबली होना चाहिए। यूपी के लिए भी इन्होंने बोला है कि अगर आपको लोकसभा की सीट लड़नी है तो उसी स्टेट का होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ये नया फैक्ट आ गया ना कि लोकसभा में अगर आप कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं तो क्या हो, जर्नल में है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एससी एसटी की लोकसभा की सीट के लिए आपको उस स्टेट में होना चाहिए। और एमएलए का लड़ रहे हैं तो जर्नल में भी होना चाहिए, एसटी में तो होना ही चाहिए। क्या ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, ये देखो, यहां भी दिया है लोकसभा के लिए। मैंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों आपको बता दिया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ये आगे ना वही फैक्ट, ये देखो, यस सर। उसी यूनियन टेरिटरी से होना चाहिए। उसी यूनियन और टेरिटरी से
रजिस्टर्ड होना किसने चाहिए। ये प्रोविजन बताया है? ये प्रोविजन बताया है आरपी एक्ट 1951 ने, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कौन डिस्क्वालिफाइड है, कौन नहीं बन सकता। डिस्क्वालिफिकेशन भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई। तो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन कहां है जरा देखते हैं, कौन डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। इसी में अयोग्यताएं भी बताई होंगी, योग्यता भी बताई होगी और अयोग्यता भी बताई होगी, कौन नहीं लड़ सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है तो वो क्या होगा, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। दूसरा, वो अनसाउंड माउंड होगा तो वो नहीं बन सकता, और वो इंसॉल्वेंट होगा तो भी वो नहीं बन सकता। ये तीन चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई। और अगर उसने क्या छोड़ दिए, सिटीजनशिप छोड़ दी। तो जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये चार बातें वो क्या करके गया, बोल कर गया। जैसे एज वो बोल के गया कि इतनी एज होनी चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए। उसी तरीके से कुछ डिस्क्वालिफाइड के चार ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। क्या बात समझ में आ गया? और फिर उन्होंने बाकी में क्या बोल दिया, बाकी डिस्क्वालिफिकेशन कौन बता देगा, पार्लियामेंट बनाएगा, और पार्लियामेंट ने बाकी की बता दी। अब ये चार पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, या मेंबर नहीं बन सकता, सदस्य नहीं बन सकता, है ना। बाकी आरपीए में लंबा चौड़ा है। आरपीए में क्या है कि भाई आपने करप्शन किया हुआ नहीं होना चाहिए। आपको आरपीए की धारा 8(3), 8(4) में 2 ईयर और मोर का क्राइम नहीं होना चाहिए। आपने खर्चे का अगर आपने ब्यौरा नहीं दिया, इलेक्शन एक्सपेंडिचर, तो आप गए। अगर आप ठेका ले रहे हैं तो आप गए। आप लाभ के पद पर हैं किसी कंपनी में और आपने 25% हिस्सेदारी है तो आप गए। करप्शन आप करते हैं तो आप गए, मतलब सरकारी आदमी हो, आप पे करप्शन के चार्जेस हों, आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया हो तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्या बात समझ में आई? हेट्रेड फैला रहे हैं, छुआछूत फैला रहे हैं तो आप नहीं बन सकते। तो आपने देखे यहां दो तरह के ग्राउंड दे रखे हैं, चार ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में और बाकी ग्राउंड आरपीए में। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलिए। यस सर, यस सर, 1951 के सारे प्रोविजन। ठीक, अब आइए एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन, अब आपको सवाल पूछना चाहिए कि भारत में एंटी डिफेक्शन के लिए क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? हाँ जी, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए प्रोविजन है 105। क्या आपको पता है 10वीं अनुसूची कौन कौन डिस्क्वालिफाइड हो गया? जो अब ये देखो, ये आ गया 102, यही पढ़ा था अभी हमने ऊपर। लाभ का पद है आपके पास, प्रॉफिट ऑफ आप विकृत चिति हैं या ये हैं, तो ये 102 में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है। एंटी डिफेक्शन भी 102 है बच्चों। तो जब बाद में हमने और चीजें डाली तो एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल जब डाला, 52 अमेंडमेंट 1 और 91 अमेंडमेंट एक्ट, ये दो चेंज किए। तो हमने कौन से आर्टिकल में चेंज किए थे बेटा? 102। क्लियर हो गया? यस सर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ठीक है, अब इसी में देख लो 103 में हमने कह दिया था बाकी डिस्क्वालिफिकेशन बतानी होगी, तो निर्णय कौन लेगा? प्रेसिडेंट। सिर्फ एंटी डिफेक्शन का कौन लेता है? प्रेसिडेंट। एंटी डिफेक्शन का कौन लेता है? स्पीकर। स्पीकर। स्पीकर, यस सर। राज्यसभा लोकसभा का। बाकी सारी डिस्क्वालिफिकेशन है, ये भी मेंशन कहाँ है? 103 में कॉन्स्टिट्यूशन। अब एंटी डिफेक्शन लॉ को देखो कि भाई आपको ये चारों प्रोविजन याद हैं, आपको ये रटे हुए होने
चाहिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो चुनकर आया है उससे इस्तीफा दे दे खुद ही। अगर जबरदस्ती निकाला गया है तो नहीं हटेगा वो एमपी। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे स्वाति मालीवाल है, सर वॉइस नहीं आ रही है। तो जैसे स्वाति मालीवाल है, अगर उसको पार्टी निकालेगी तो उसकी, जैसे अभी राघव चड्ढा है, अगर वो खुद रिजाइन कर दे तो कर दे, लेकिन उसको हटाया, अगर पार्टी उसकी हटा देगी आम आदमी पार्टी तो वो हटा हुआ माना नहीं जाएगा। मतलब पार्टी से हट जाएगा लेकिन एमपी बना रहेगा, वो खुद छोड़े। क्या पॉइंट याद रखेंगे आप? यस सर। ठीक है। अपने निर्देशों का पालन करें, जो जहां पार्टी कह रही है वहीं वोट करें। और अगर कोई कैसा उम्मीदवार है? निर्दलीय। निर्दलीय, चुना गया है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो पार्टिकल ज्वाइन नहीं कर सकता, वरना ये तो उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, वो तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ ही खराब हो जाएगा। और कोई नॉमिनेटेड मेंबर है तो वो 6 मंथ में कर ले, ज्वाइन कर ले, उसके बाद ज्वाइन कर रहा है तो वो माना नहीं जाएगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अच्छा, अब आओ, यहां बात देने की बात यह है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन इनके द्वारा देखी जाती है ना? यस सर। ओके, ये आपको पहले से ही याद है। अब इसमें एक चीज और याद रखना है, ये संवैधानिक योग्यताएं आपने देखी क्या? ये 4, ठीक है। और थॉमस लिली के केस में देखी 91 में दहेज प्रथा। एंटी डिफेक्शन में आपने क्या देखा? यदि खुद छोड़े तो जाएगी, जहां व्हिप दी गई है उसके अगेंस्ट करे तो जाएगी, इंडिपेंडेंट मेंबर छोड़े। लेकिन इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कोलन हितो केस में, अगर गलत तरीके से उसको हटाया गया है स्पीकर ने तो हो सकता है। प्लस इसमें एक बात ध्यान रखना, क्या बात याद रखोगे एंटी डिफेक्शन में? कि वो पार्टी अगेंस्ट गतिविधियों में किसी और की रैली में जाके स्पीच दे रहा है उस पार्टी के पक्ष में, तो इसको क्या मान लिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। मतलब उसके एक्शन अलग कुछ बात कह रहे हैं, जैसे ही वो आम आदमी के खिलाफ बात करेगा और किसी और पार्टी का पक्ष लेगा मुंह खोल के, सिग्नलिंग में नहीं, उसी टाइम वो उसको क्या मान लिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालिफाइड मान लिया जाएगा। इतनी बात याद रखेंगे क्या आप? यस सर। सिर्फ छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ ही दे, अब छोड़ नहीं रहा है लेकिन दूसरों से क्या कर रहा है? संबंध बना रहा है, तो ये उचित किसी अदर पार्टी जैसे, अब उदाहरण अच्छा नहीं है पर समझने के लिए समझो। एक आदमी ने शादी कर रखी है लेकिन उसने अघोषित किसी और महिला के साथ भी संबंध वो बना रहा है, तो हम कहेंगे कि उसने शादी तो कर नहीं रखी तो सब कुछ ठीक है? बोलो। यस सर, नहीं कह सकते। उसके एक्शन जो शादी के होते हैं उससे क्या जा रहे हैं? अगेंस्ट अगेंस्ट जा रहे हैं। ये तो स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी है। हमने वोट दिया था उसको इसलिए कि ये फलानी टिकट पार्टी से जीता है का कैंडिडेट है और ये पार्टी पावर में आएगी तो हमारा भला करेगी। वो इस्तीफा तो नहीं दे रहा है लेकिन किसी और के लिए काम करने लग गया, तो हमारे साथ तो छल हो गया ना? यस सर। हमारे साथ क्या हो गया? चीटिंग। छल हो गया। इसीलिए उसके एक्शंस पर भी, खाली एक्शंस होने पर भी चला जाएगा। जैसे ही वो मुंह खोल कुछ नहीं बोल रहा है तो ठीक है। तो ठीक है।
आपसे नाराज है तो भी क्या है, ठीक है, ठीक है। लेकिन निर्णय मिलेगा। अब आइए दोहरी सदस्यता, इस पे 100% क्वेश्चन बनेगा, इस पे 100% क्वेश्चन बनेगा। दोहरी सदस्यता पर क्या होगा? अभी नीतीश कुमार ने दोहरी सदस्यता ली है ना। अब आओ दोहरी सदस्यता पर क्या होता है। अब दोहरी सदस्यता पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए कोई प्रोविजन किया है? नो। प्रोविजन कहां पर है? आरपीए में। हाँ, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी चाहिए। अब इसमें रूल क्या है? इसमें रूल, ये थोड़ा सा मुझे समय दो, इसमें ना इंग्लिश वाला मुझे ऐड करना पड़ेगा, ये थोड़ा कहानी गड़बड़ हो गई है, हिंदी में क्वेश्चन आए नहीं। कोई बात नहीं, करके देखो इस क्वेश्चन। यस सर। बाकियों का क्या हाल है? यस सर। बोलो, क्या आंसर होगा जीतू? सर मेरा बी है। ठीक है, तो अगर 5 महीने बाद सदस्य होता है नॉमिनेटेड मेंबर, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने बाद नहीं होना चाहिए। यस। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं हो सकता है। पार्टी विरोधी घर से अगर उसको निष्कासित किया गया है, एक्सपेल किया गया है, तो नहीं होगा। अगर वो उल्टा मतदान भी कर दे तो 10 दिन के अंदर, 15 दिन है शायद, अगर मान लिया जाए पार्टी कोई एक्शन ना ले तो उसको एक्सपेल नहीं माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? अभी ये हरियाणा में हुआ है। क्या? हरियाणा में राज्यसभा की सीट के दौरान के लिए कुछ कांग्रेस के एमएलएज ने बीजेपी के लिए वोट कर दिया था, और ओपन बैलेट है उसमें, मतलब राज्यसभा का जब नॉमिनेशन हो, इलेक्शन होता है, तो वहां एक बंदा खड़ा होता है और ये देखता है कि कौन सा एमएलए कहाँ वोट डाल रहा है, उसको पता रहता है। डाला दिखा के तब भी कुछ नहीं हुआ, क्यों? ये वाला क्लोज आ गया। सर ये विहिप का कहना नहीं माना, लेकिन 15 दिन के अंदर पार्टी अगर इसको क्या कर दे, घोषित कर दे, क्षमा कर दे, तो वो क्या नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। डिस्क्वालीफाई। अभी हरियाणा में ऐसा हुआ है, इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, वापस चलो अपनी कहानी।
ये आपको समझ में आ गया। अब आइए अगले पर चलिए। आरपीए भी आपने देख लिया। अब 2 सीट पर कोई आदमी अगर जीत रहा है तो क्या रूल कहता है। जैसे भी नीतीश बाबू 2 सीट पर थे, वो राज्यसभा में भी आ गए थे और पहले भी वहां शायद एमएल चुनाव लड़े थे या नहीं मुझे पता नहीं, बट शायद एमएलसी थे। 2 सदन है वहां, तो दूसरे सदन में थे। तो 10 दिन में बताना चाहेगा कि वो कहाँ रहना चाहता है। अगर उसने 10 दिन में नहीं बताया तो कुछ होता है। इस पे सवाल बनेगा, पहले सवाल बना हुआ है। क्या होता है, ध्यान से सुनो, ये आपको याद नहीं रहता है। अगर राज्यसभा से भी लड़ गया है और लोकसभा से भी लड़ गया है, या 2 लोकसभा की सीटों से लड़ गया है, तो जिस सीट पर पहले था और जो बाद में लड़ी है, तो बाद वाली उसकी मानी जाएगी। मान लो एमपी था पहले राज्यसभा से, अब लोकसभा से लड़ गया और उसने बताया नहीं, तो बाद में जिसमें लड़ा है उसको माना जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अगर वो कौन सी सीट होगी, संसद की। इसमें कौन सा रूल चलता है, फॉर्मर वाला रूल। कौन सा रूल, जो बाद में लड़ा है। क्या बात समझ में आया? ये देखो, पहले वाला पद गया, ये क्लियर हो गई होगी बात। अगर मान लो अगर वो एक ही सदन से चुना जाता है, मतलब लोकसभा की उसने 2 सीटें जीत ली, जैसे राहुल गांधी ने 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था इस बार, एक बार रायबरेली और वायनाड, दोनों ही एक ही सदन है। तो अगर उसने नहीं बताया तो दोनों से गया, ये बात याद रखिए। क्यों? हाउ वुड इलेक्शन कमीशन वुड नो कि वो कौन सी सीट रख रहा है? क्या उसको मालूम पड़ेगा? यहां तो पता चल गया कि राज्यसभा में था, अब लोकसभा के लिए लड़ गया, यानी पुराने वाले में वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो लोकसभा उसको मान लिया। लेकिन जब लोकसभा के लिए लड़ गया, या आगे जाओगे 2 एमएलए की सीटों से भी लड़ गया और किसी को कुछ बताया नहीं, तो इसका मतलब यहां बताना क्या है, कंपलसरी है। क्या बात समझ में आ गया? एक सीट छोड़ना भी कंपलसरी है, वरना दोनों की सीट जाएगी। लॉजिक समझ में आया? क्या लॉजिक बताया मैंने, बोलो। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। तो ये देखो, अगर एक सदन का था दूसरे सदन के लिए चला गया है, तो पुराने वाली चली जाती है। एक ही हाउस के लिए 2 सीटें हैं, नहीं बताया तो बोथ सीट विल गई। अब पार्लियामेंट में था और स्टेट के लिए लड़ गया, तो हम ऐसा मान लेंगे कि वो जनता के प्रति ज्यादा जिम्मेदार है, मतलब वो अपने राज्य के लिए ज्यादा जिम्मेदार है, तो उसकी पार्लियामेंट की सीट हम खाली मान लेंगे। क्या बात क्लियर हुई? क्या मान लेंगे? पार्लियामेंट वाली सीट खाली मान लेंगे। अब आओ, ये क्वेश्चन देखो, ये नीचे क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन एक साथ हुआ तो क्या होगा। बिजी है, नहीं बताया उसने, तो उसकी दोनों सीटें चली जाती हैं। क्या चली जाती हैं? लोकसभा राज्यसभा का है, तो हम ये मानेंगे जनता के प्रति ज्यादा जिम्मेदार है। ये देखो, इस वाले में क्या है,
लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ इलेक्शन हो गए तो हम जनता के प्रति ज्यादा जिम्मेदार मानेंगे, तो यहां राज्यसभा की सीट रहेगी उसको। अगर राज्यसभा 28 में उसकी सीट खत्म होनी थी, 2026 में इलेक्शन हो गया और वो लोकसभा में लड़ गया, तो पुरानी वाली चली जाएगी, नई वाली आ जाएगी। अगर वो लोकसभा में ही जीता है दोनों सीटें और कुछ बता नहीं रहा है, तब दोनों चली जाएंगी। क्या बात क्लियर हुई? बोलो। यस सर। और अगर कोई एमपी है वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो अपने राज्य को ज्यादा वरीयता दे रहा है। क्या मान के चलते हैं? पनिशमेंट के लिए उसकी पार्लियामेंट की सीट चली जाएगी। ठीक है, तो पनिशमेंट्स हैं ये सब, और ये कहां दी गई हैं? आपके आरपीए में दी गई हैं। आगे बढ़िए, ये देखिए 14 दिन के अंदर होनी होगी। तो अभी इसने सदस्यता त्यागी है नीतीश जी ने। अब आइए डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ना, कि डिस्क्वालिफाइड कैसे हुआ। तो कोई आदमी अपना रेजिग्नेशन देना चाहता है तो किसको देगा? एमपी है तो अपने स्पीकर। चेयरमैन का और स्पीकर को ही देगा। और यस अगर सर। वो 60 दिन से ज्यादा नहीं आ रहा है, बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो समाप्त हो जाए। अब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसके हैं? ये देखो, मुद्दा अगर आ रहा है तो आरपीए के एक्ट बताया जाएगा। ये बाद में बने हैं सारे प्रोविजन। त्याग पत्र किसको देगा? किसको देगा? पांचवा, चुनाव उसने गलत तरीके से लड़ा हो और उसको एक्सपेल कर दिया गया हो। ये तरीके कहां दिए गए हैं? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं? नहीं, ये सब मामले नहीं। दिए गए हैं आरपीए के अंतर्गत, क्योंकि बाकी की रिक्तियां तो ऊपर दी गई हैं, आपने देख ही ली थी, है ना। अब आइए शपथ। आर्टिकल 98 क्या कहता है? कि कोई व्यक्ति है जो जीत गया, जो क्या कर दिया? जो जीत गया। अब जीतने के बाद उसको कहां बैठना है? संसद में बैठना है। कहां बैठना है? त्याग पत्र तो और अनुपस्थिति तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि उसमें दी गई हो। इसको चेक करना पड़ेगा ये कहाँ दी गई है। रेजिग्नेशन किसको डालेगा? । 103 में मेंशन है बेटा। किसमें मेंशन है रिमूवल? 103 में मेंशन है। ये देखो,
क्या है, ये कहता है कि इस्तीफा सौंप सकता है, 103 में शामिल है। पर क्या सौंपते ही उसको मान लिया जाएगा? नहीं, कहीं भर भी स्पीकर इस्तीफा से डिस्कस। सौंपते ही माना नहीं जाता है। क्या ये बात समझ में आया? यस, क्यों? हो सकता है उस पे कोई दबाव हो, दबाव हो, क्या पता वो रचित अपनी ना हो। किसी जिम्मेदारी से बचना चाह रहा हो, क्या पता वो किसी और पार्टी में शामिल होना चाह रहा हो। तो जेन्युइन है या नहीं ये कौन तय करता है? स्पीकर और सभापति। हाँ, हर जगह इस्तीफा मंजूर होता है, जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं है तब तक आप छोड़ नहीं सकते आईएसबी। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो ये भाई मेंशन है, हमने चेक किया 103 में मेंशन है, ठीक है, ये सब मेंशन होंगे। अब ये आप पढ़ते ही हैं कि कैसे कैसे हटता है। एक 122, तो ये मेंशन है बेटा वर्ड्स। आओ अब आगे आगे पढ़िए। शपथ, तो आर्टिकल 99 कहता है आपको शपथ लेनी होगी, शपथ लेनी होगी। हाँ, आर्टिकल 99 में आपको क्या बोली है? शपथ लेनी होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन पर श्रद्धा रखेगा, प्रेसिडेंट है वो तो प्रोटेक्ट करेगा, बाकी के लिए क्या है? फेथ एंड एलिजेंस, भारत की एकता अखंडता को देखेगा और अपने कर्तव्यों को मानेगा। अगर मान लो उसने शपथ नहीं ली और आके बैठ गया तो क्या होगा? तो पीटी का सवाल होगा। अगर शपथ नहीं ली और आके बैठ गया तो पीटी का सवाल देखो, तो किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता, ये कहता है, नहीं आ सकता किसी मीटिंग में, ना ही मत दे सकता है, ना ही उसको छूट मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। ये पीटी का सवाल है और उस पर हर दिन कितना जुर्माना लगेगा? 500 रुपया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है। किसने कहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आपको शपथ लेनी ही होगी। 99 में ये लिखा है, ये रहा। किसके सामने लोगे? या तो प्रेसिडेंट के सामने लो शपथ, प्रेसिडेंट लिखा है, या प्रेसिडेंट के सामने नहीं ले रहे हो तो उसने किसी आदमी को नॉमिनेट कर दिया है। अच्छा, अगर शपथ आपने नहीं ली तो क्या होगा? ₹500 चार्ज लगेगा। क्या लगेगा? ये देखो, इसमें एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। दो क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ये कहता है कि एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा हु इज नॉट टेकन अ ओथ अंडर आर्टिकल 99 कैन परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। वोट दे सकता है स्पीकर के उसमें, गिव अटेंडेंस, रजिस्टर इन द हाउस, क्लेम इम्यूनिटी, अरेस्ट ऑफ सिविल पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, पार्टिसिपेट इन डिबेट ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स, थैंक्स मोशन ले सकता है, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस में भाग ले सकता है, अटेंडेंट रजिस्टर साइन कर सकता है, इलेक्शन ऑफ अ स्पीकर में शामिल हो सकता है। इसका आंसर है क्या नहीं कर सकता?
कुछ भी नहीं कर सकता। क्या बात क्लियर हुई? यस सर। कुछ भी नहीं कर सकता, यस सर, जब तक ओथ ना ले। न ले। और उसको क्या देना पड़ेगा? 500 जुर्माना। हाँ, देना पड़ेगा उसे 500 जुर्माना। ये क्या कहता है? और किसके सामने ओथ लेगा? प्रेसिडेंट के सामने, या प्रेसिडेंट के हाँ, सामने अब हम या प्रेसिडेंट उसके को, द्वारा नियुक्त हाँ किसी भी। सामने प्रेसिडेंट जिसको नॉमिनेट कर दे उसके सामने। ठीक है। अब हम ये ध्यान नहीं देखते कि शपथ नहीं ले रहा है, जान नहीं रहा है कि मैं क्वालिफाइड हूं या नहीं। और तीसरी कंडीशन है प्रोहिबिशन है उस पर। तो a newly elected member can vote on election of speaker even before taking an official oath. The answer is no. The election of speaker is an integral matter of the house, does not require a constitutional oath. नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ने ओथ दी है, लेनी ही पड़ेगी, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। दोनों टाइप आपने देख लिए। 500 रुपए का जुर्माना लगता है। क्लियर हो गई बात? यस सर, यस, हो गया क्लियर सर। क्या तो हेमो है, क्या आप थक तो नहीं गए हैं? बोलो। नो सर। हो गए। उल्टा सीधा दे रखा है। ये देखो, ये लक्ष्मीकांत में ऊपर नीचे का रखा है। ये जो अभी डबल मेंबरशिप पढ़ा, ये भी बेटा मेंशन है किसमें? कॉन्स्टी कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, आप अपने लक्ष्मीकांत के पीछे जाके देखेंगे तो 111 में जरा एक बार देखिएगा। 101 में। 101 में सीटों की रिक्ति है, वैकेशन ऑफ द पावर, डबल मेंबरशिप मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां लिख लेना। ये भी मेंशन है, आगे पीछे करके दे रखा है। अब आइए, वोटिंग के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि वोटिंग से निर्णय लिए जाएंगे सारे मैटर, और कोरम होगा। ये किसने बताया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बताया। तो कोरम के बारे में बोला है, और सारे निर्णय किससे लिए जाएंगे? वोटिंग से। हाँ। कौन सा आर्टिकल है? 100। 100। 10% कोरम बताया। 101 में क्या बताया बच्चों? 101 में, हाँ 10 मिनट देना था, कि अगर आप डबल मेंबरशिप में हैं तो आप गए। 102 हम देख ही चुके हैं, 103 हम देख चुके हैं, प्रेसिडेंट को अधिकार है। 104 हमने अभी देखा, 500 रुपए की पेनल्टी। अब 105 में क्या लिखा है? ये आप जानते ही हैं कि आपको जो भी व्यक्ति होता है उसको प्रिविलेजेस मिलते हैं, है ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है। क्या कोई वो वोट दे रहा है, कोई कोई वोट दे रहा है या कोई बात कह रहा है, तो उसको क्या मिलेगी? उससे छूट मिलेगी। ये 105 में दे रखा है। ठीक है। अब आइए, सैलरीज के बारे में तो इतना बोला है कि सैलरीज पार्लियामेंट देखेगी। ये 106 में है, तो पार्लियामेंट कानून बना बनाकर देती है। अब आओ, इसमें थोड़ा और हम पढ़ते हैं। सैलरी, अभी आपने देखा संविधान ने क्या कहा है? बस उसने सिर्फ ये बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या, कि सैलरी बढ़ाने का अधिकार किसको है? कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला किसको? ये देखो,
कि टाइम टाइम पर कानून बनाकर पार्लियामेंट वो बढ़ा सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन किया है। ठीक है, अब आइए लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनकी सैलरी भी यही लोग डिसाइड करते हैं, है ना। और इसकी सैलरियों पर क्या होता है बेटा, वोटिंग होती है कि नहीं होती? नहीं होती। नहीं होती। हाँ, ये बात तो आपको पता ही है। ये सर संचित निधि पे भारित है। अब आइए सदन के पीठासीन अधिकारी। क्या बच्चों? सदन के पीठासीन अधिकारी। अब इनके लिए कौन से प्रोविजन है और इसमें क्या क्या नुआंसेस हैं, इसको हम देखते हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक है। अब मैं आपको आर्टिकल भेजूंगा, जितने भी मैंने आर्टिकल बनाए हैं क्वेश्चन भेजूंगा, उन क्वेश्चनों को आप करिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्लियामेंट का चैप्टर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। मैं भी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पूरा क्या करना, देख लेना, पढ़ लेना और फिर जब हम रिवाइज करें तो आपको समझ में सारी बात आ जाए। तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। नमस्ते सर जी।